सो वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। पास्ट पढ़ रहे हो भविष्य, जब पास्ट जानोगे तभी तो भविष्य को सिक्योर कर पाओगे। नेशनलिज्म इन इंडिया, ऑफ कोर्स यही चैप्टर चल रहा था, लास्ट टॉपिक है, आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। राइट, चैप्टर तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन पढ़ाई का सिलसिला नहीं ख़त्म होने वाला है, वो चालू रहेगा और वो चलते रहना भी चाहिए। तो बातें बंद करके आते हैं लास्ट टॉपिक पे, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस होना मतलब क्या होना कि कलेक्टिव समझ ही रहे हो और बिलोंग करना किसी चीज़ से। तो हम सब अपने आप को एक पर्टिकुलर चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ, हम सब एक हैं, इस सेंस को कहा जाता है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, आपस में एक दूसरे को जोड़ पाना। ठीक है, अगर हम डिफरेंसेस रखते हैं इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, अगर इस तरह के हम डिफरेंसेस रखते हैं तो हम एक दूसरे को बिलोंग नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं आ पाएगी। बट व्हेन वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज एन इंडियन, ठीक है, जब हम अपने आप को एक इंडियन समझेंगे, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आप अपने देश के बारे में सोचते हो उस वक्त, ठीक है, तब आप अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में और अपने लैंग्वेज के लोगों के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, तब आप सिर्फ देश के बारे में सोचते हो। जब आप देश के बारे में सोचते हो तो आप सबको सोच रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो व्हाट इज नेशनलिज्म, तो हमने डिस्कस किया था कि एक तरह का फीलिंग अपने देश के लिए। राइट, तो यहां लिखा है नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिलीव दे आर ऑल पार्ट ऑफ सेम नेशन एंड व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी बाइंड्स देम टुगेदर। नेशनलिज्म की बात तो, लेकिन नेशनलिज्म फैलता कब है, नेशनलिज्म कब स्प्रेड होता है, हर लोगों तक नेशनलिज्म कब पहुंचेगा, जब हर इंसान, ठीक है, ये मानने लगे कि वो उसी एक देश से बिलोंग करता है। ठीक है, साथ ही साथ उन सबको जोड़ती हुई कोई ऐसी चीज मिले, ठीक है, जो सबको जोड़ सके, ऐसी चीज जो सबको जोड़ सके, तो हम कहेंगे कि हाँ ये सब एक हैं, और तब आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगती है। जैसे कि अगर आप कह सकते हो कि गांधी जी एक बहुत बड़े फैक्टर थे आज़ादी की लड़ाई में, मैं पहले भी कहता हूँ और मैं हमेशा कहूँगा, ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर गांधी जी, बट सिर्फ गांधी जी ने देश को आज़ादी नहीं दिलाई, सबका खून बहा है, सबकी मेहनत रही है। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सबका मतलब सबकी कुर्बानियाँ रही हैं, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। सो देयर इज़ नॉट अ सिंगल हीरो ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पर गांधी जी का रोल बहुत बड़ा था उसमें भी। ठीक है, हम मानते हैं कि गांधी जी का रोल बड़ा था, गांधी जी ने सबको यूनाइट करने में सक्सेसफुल थे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। ठीक है, गांधी जी की मान्यता इसलिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि और लोगों ने भी लड़ा, और लोगों ने भी लोगों को यूनाइट किया और कई तरीके से लड़े, सबका अपना अपना तरीका था लड़ने का। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया। ठीक है, डिफरेंसेस कम करने में, लोगों को यूनाइट करने में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी भी एक बहुत बड़े फैक्टर थे, हम मान सकते हैं, जिन्होंने यूनिटी फॉर्ज की थी देश के अंदर। ठीक है, तो जब आप अपने आप को किसी एक चीज़ से कनेक्ट कर पाते हो, किसी एक चीज़ से, तो आप सब यूनाइट हो जाते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी में आपस में झगड़े हैं, अड़ोसी पड़ोसी के झगड़े हैं, हर सोसाइटी में होता है, किसी एक दो पड़ोसी में झगड़ा होता है, या सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं सोसाइटी में भी, है ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक तरफ हो जाते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक तरफ आ जाते हैं। लेकिन जब अगर आपकी सोसाइटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उस टाइम पर आप सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हो, है ना। तो वो चीज़ क्या हुआ कि वो प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम देखा जाए तो प्रॉब्लम नेगेटिव थी, लेकिन वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसने सबको जोड़ दिया, तो वो भी आपके लिए एक नेशनल आइडेंटिटी बन सकती है। तो वैसे ही कोई भी चीज़ हो सकता है जो लोगों को जोड़ सकता है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बात ही ऐसी है, टॉपिक ही ऐसा है कि हर कोई फिलोसॉफिकल हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैं भटक जाऊँ, वैसे आप कुछ बोल तो नहीं पाओगे, मैं खुद कोशिश करूँगा कि रोक लूँ। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये हमारे अंदर कहाँ से आया, लोगों के अंदर, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स उनके अंदर कैसे आया? पार्टली फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। पीछे कई स्ट्रगल्स किए थे, है ना, जहाँ छोटे छोटे ग्रुप में लोगों ने स्ट्रगल्स किए, वहाँ स्ट्रगल्स फेल हुए। जहाँ ज़्यादा अमाउंट में लोग जुड़ के स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे थे। तो ये हमको रियलाइज़ हो गया था कि जब हम एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर लड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से भी लोगों ने सीखा कि हमको एक दूसरे के साथ जुड़ना जरूरी है, कलेक्टिव बिलोंगिंग लाना जरूरी है। राइट, और दूसरी चीज़ हमने कहाँ से सीखी? A variety of cultural processes that include history and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols. तो हिस्ट्री एंड फिक्शन, हमारे इतिहास से हमने बहुत कुछ सीखा, जो पास्ट रहा, ठीक है,
हमारा इतिहास हम ये पढ़ रहे हैं, इनके लिए इतिहास कुछ और था, राइट। वो आज हमारे लिए भी इतिहास है, लेकिन हमारा कुछ इतिहास ऐसा भी है जो इन लोगों का फ्यूचर भी है ना। कंफ्यूज मत हो, चलो छोड़ो, जान दो। तो इनका जो इतिहास रहा है, यानी कि हमारा और पुराना इतिहास, इनसे और पीछे जाया जाए तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। कुछ फिक्शनल स्टोरीज भी देख के लोगों के अंदर मोटिवेशन आता था। अभी भी होता है ना, आप कोई अगर एक्शन मूवी वगैरह देख के हो तो अंदर आपके अंदर भी एक्शन वाले सीन आ जाता है। जैसे मैंने ना जब बाहुबली मूवी देखी थी ना, ठीक है, पार्ट 1 तो मैंने थिएटर में नहीं देखी थी, लेकिन मैंने पार्ट 2 जब थिएटर में देखी ना, तो बाहर निकलने का मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी, रास्ते में जब कारें चलती थी ना तो मन करता था उसको उठा के से फेंक दूँ, ठीक है। ऐसा लगता था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उसको उठा के फेंक सकता हूँ। वो बात अलग है कि साइकिल भी नहीं उठ के फेंका है, लेकिन ऐसी फीलिंग आ जाती है, अंदर जोश आ जाता है। तो इस तरह से फिक्शनल स्टोरीज भी उस टाइम पर ऐसे बनाई जाती थी जिसको सुनकर लोगों के अंदर जोश आ जाता था और एक अलग सी मतलब एनर्जी आ जाती थी कि अब लड़ना है देश के लिए, ठीक है। अभी भी हम मूवीज़ देखते हैं ना, 15 अगस्त वगैरह के दिन मूवीज़ आती हैं, तो मूवीज़ देखने का अंदर का जो क्रांतिकारी होता है ना हमारे अंदर, वो जाग जाता है, ठीक है। पर फिर कुछ दिन बाद ठंडा पड़ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन रेगुलर देखते रहो तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। ओके, फिर कुछ फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स। फोकलोर वगैरह समझते हो ना, जो किसी पर्टिकुलर जगहों पर फेमस हैं, ठीक है। पर्टिकुलर जगहों के हर जगह पर अपने अपने एक हीरोज़ होते हैं, वहाँ के किसी राजा की कहानियाँ, ऐसी कोई कहानी होती है, ठीक है, जो पूर्वजों से रिलेटेड होती है, और वो अपनी आने वाली जनरेशन को हर कोई समझाता है, सुनाता है कि देखो बच्चे, ऐसे थे हमारे पूर्वज, एक राजा थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग हीरोज़ होते हैं, अलग अलग जगहों के, ठीक है। राजस्थान में जाओगे तो वहाँ के किसी इलाके में कोई और हीरो मिलेंगे आपको, गुजरात के किसी इलाके में, किसी गांव में अलग कोई किसी की स्टोरी होगी, किसी और जगह पर किसी और की स्टोरी होगी, ऐसे फोकलोर्स होते हैं, ठीक है। सॉन्ग्स वगैरह, जो गाने वगैरह आप समझते ही हो। फिर प्रिंट्स और सिम्बॉल्स का बहुत बड़ा रोल रहा। प्रिंट्स, ठीक है, हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जो प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट करते थे। वो प्रिंट में मैसेजेस ऐसे ऐसे छापते थे, अंग्रेजों की जो कमियां थी उनको निकाल कर सामने लाते थे, लोगों को अपना अधिकार बताने के लिए जगाते थे। ये सारी चीज़ें प्रिंट के थ्रू होती थी, ठीक है। तो इस तरह से इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है लोगों के अंदर एक कलेक्टिव बिलोंगिंग लाने के लिए। ऐसे अपील्स की जाती थी न्यूज़पेपर्स वगैरह में कि ये जो प्रॉब्लम है, ये सबकी प्रॉब्लम है, हम सबको मिलकर इसके लिए लड़ना है। तो वहाँ के थ्रू भी लोग जुड़ते थे एक दूसरे से। और सिम्बॉल्स वगैरह हम आगे देखेंगे कौन कौन से सिम्बॉल्स, कैसे कैसे सिम्बॉल्स थे, ठीक है। द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया विजुअली एसोसिएटेड विद इमेज ऑफ भारत माता इन 19th सेंचुरी। अच्छा, अब आपने ना यूरोपियन रिवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था, राइट, नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। तो उन चीज़ों में भी हमने देखा कि नेशन को एक इमेज बना दिया गया था, है ना। आपने देखा था वो जर्मेनिया था, है ना, जर्मेनिया की इमेज बनाई गई थी, जर्मनी कंट्री को एक वुमेन का वो मतलब इनकारनेशन बता दिया था कि एक औरत है, देश को मतलब फील करना है तो ये है हमारा देश, ऐसा लोग समझते थे, राइट। एक सिंबल दे दिया गया देश को। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी, ठीक है, इमेजेस बनाए जाने लगे हमारे यहाँ भी। लोग ना कब 19th सेंचुरी के आसपास से, ठीक है, 19th सेंचुरी जब शुरू हुई ना, उस दौर में ये सब चीज़ें हमारे यहाँ भी चालू हो गई कि हमारे यहाँ भी लोग ना देश को एक इमेज समझने लगे, ठीक है। एक इमेज बना दी गई कि हाँ, ये इमेज को, जैसे कि अपन भगवान की मूर्ति होती है, भगवान की जो फोटो वगैरह होती है, जब अपन देखते हैं तो अपन एकदम श्रद्धा से झुक जाते हैं, प्रार्थना करते हैं या अगरबत्ती दिखाते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, ठीक है। कहीं पर भी, चाहे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट हो या अलग अलग जगह पर, जैसे कोई फायर की पूजा करता है, कोई मस्जिद देख के पूजा करता है, कोई दरगाह देख के पूजा करता है, तो अलग अलग है। तो वो चीज़ अब देखा जाए तो ऐसा तो है नहीं ना कि जैसे दरगाह में चादर चढ़ाई जाती है, ठीक है, कि वो सो रहे हैं, ऐसा माना जाता है, उनकी डेथ के बाद उनकी वो कब्र बनती है, उसके ऊपर चादर चढ़ाया जाता है, तो मतलब मन्नतें पूरी होती हैं। अब होंगी नहीं होंगी उसकी कोई गारंटी तो नहीं होती ना, लेकिन हमारे अंदर ऐसी फीलिंग होती है, श्रद्धा होती है कि लोग चढ़ाते हैं। पूजा करते हो आप, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो या अगरबत्ती दिखाते हो, धूप दीप दिखाते हो, तो उससे आपको ये लगता है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम अपना रेस्पेक्ट शो करते हैं उस चीज़ के प्रति, ठीक है। तो वैसे देश के लिए एक इमेज बनाई गई ताकि हर कोई उस इमेज को रेस्पेक्ट करे, ठीक है। जब आप एक सिम्बॉल से जुड़ते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग सा मतलब सेंस क्रिएट होता है किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। देश के लिए लड़ रहे हैं, अच्छा क्या देश, कौन देश, हम ही तो देश हैं। अगर आप अपने आप को ही देश देखो तो बोले यार मेरा पड़ोसी मेरा देश है, अरे निकम्मा है, इसके लिए कौन लड़ेगा, आप ये सोचोगे, है ना। वो मेरे लास्ट बेंच पे बैठता है वो, ठीक है, बड़ा लतखोर लड़का है यार, उसके लिए कौन लड़ेगा, नहीं। अब इन चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो अपन एक इमेज देते हैं, हाँ इसके लिए मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा देश है, मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, है ना। तो उस तरह का मैसेज क्रिएट करने के लिए भारत माता, ठीक है, एक भारत माता इमेज तैयार की गई जिसके प्रति लोगों ने अपनी भावनाएं रखना शुरू की कि ये ही हमारा देश है। आज भी हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, ठीक है, तो वही भारत माता, ठीक है।
ये जो इमेज थी सबसे पहले किसने तैयार की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सरनेम सेम है, चट्टोपाध्याय चटर्जी, ठीक है। जो बंगाली होंगे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, और आपको नहीं पता तो जाओ किसी बंगाली से पूछो, वो आपको अच्छे से बताएंगे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, इन्होंने सबसे पहले भारत माता की इमेज तैयार की, ठीक है। ये वही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं या चट्टोपाध्याय हैं जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा है, यानी कि वंदे मातरम, सबको पता ही होगा, ठीक है। इतना तो हर किसी को पता होगा, और जिसको ये भी नहीं पता उसके लिए शर्म की बात है, थोड़ा अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो उन्होंने ही वंदे मातरम लिखा था, कब लिखा था? 1870s के दौर में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है, 1870s के दौर में उन्होंने वंदे मातरम लिखा था, जो कि बाद में इन्हीं की एक नॉवेल आनंद मठ, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक है। वंदे मातरम, ठीक है, ये किस में इंक्लूड किया गया था, किस नॉवेल में? आनंद मठ। आज हम यही कहते हैं कि वंदे मातरम इज पार्ट ऑफ आनंद मठ, पर वंदे मातरम को बाद में आनंद मठ में इंक्लूड किया गया, ठीक है। उन्हीं की नॉवेल में उन्होंने इंक्लूड किया था। ये जो सॉन्ग था ये बहुत ही फेमस था उस टाइम पर, स्वदेशी मूवमेंट के मतलब दौरान, कैलकाटा मतलब बंगाल के एरियाज में, ठीक है, बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान लोग यही गाना गाते थे, ठीक है, वंदे मातरम का गाना गाते थे जब मार्च करते थे या कहीं पर भी साथ में बैठ के सत्याग्रह का या धरना प्रदर्शन कुछ करते थे, तो यही गाने वगैरह गाए जाते थे, ठीक है। स्पेशली कहाँ पर? बंगाल में, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। ओके, इसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो भारत माता की इमेज बनाई वो बहुत ही फेमस हुई, ठीक है। इनकी बनाई हुई भारत माता की इमेज सबसे ज़्यादा फेमस रही, ठीक है। तो इन्होंने एक इमेज बनाई थी जिसमें भारत माता, अपनी बुक में फोटो भी दिया हुआ है, उसमें भारत माता को एक एसेटिक फिगर की तरह दिखाया गया, मतलब जो कि सन्यासी हैं, ठीक है। सन्यासी क्यों दिखा दिया गया? ताकि किसी और रिलीजन का मैटर ना क्रिएट हो, है ना, कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं, सन्यासी, इनका किसी रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये एसेटिक फिगर है, काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। इनका मतलब इस तरह का इमेज बनाया गया कि किसी को देख के ही लगे कि हाँ दिस इज मतलब सी इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, ठीक है, एक आम इंसान की तरह ये नहीं है, ठीक है। इनके अंदर कुछ खासियत है, बड़े ही शांत स्वभाव की हैं, बहुत ही बैलेंस्ड हैं ये, ठीक है। मतलब इधर उधर भटक, मतलब अपने नॉर्मल ह्यूमन बींग क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है इमोशनली, कुछ होता है तो अपन भटक जाते हैं, तो वैसा नहीं। कंपोज होना मतलब इमोशनली चीज़ों पे तुरंत रिएक्ट ना करना, ठीक है, सही डिसीजन लेना सोच समझ के, दैट इज कंपोज्ड। डिवाइन समझ रहे हो, बहुत ही पवित्रता के साथ, और स्पिरिचुअल मतलब एक गॉडली कनेक्ट है उनका, ऐसा समझा जाता था। तो इस तरह की इमेज बनाई थी उन्होंने, ठीक है, भारत माता की। इन्होंने बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद के सालों में और आने वाले सालों में कई आर्टिस्टों ने भारत माता की इमेज बनाई, और सब ने अपने अपने इमेजिनेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस करके अलग अलग इमेजेस बनाई, ठीक है। अब देखो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, उनका अपना मतलब क्रिएटिविटी का जो लेवल होता है भाई, वो अलग अलग क्रिएटिविटी करते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने अपने हिसाब से चेंजेस करके भारत माता की इमेज बनाई। रियलिटी में तो कोई भारत माता जैसी देवी नहीं है, ठीक है, ये तो हमने ही एक इमेज तैयार किया है भगवान, मतलब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो अपने सोच के हिसाब से आर्टिस्ट बनाते रहते थे, ठीक है। तो कई फॉर्म्स मिले, ठीक है, कई फॉर्म्स की भारत माता की इमेज बनी बाद में। ओके, देन व्हाट इट इज, कलेक्टिंग फोक टेल्स, लेजेंड्स संग बाय बार्ड्स बिलीव्ड टू बी टू गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट वाज करप्टेड बाय आउटसाइड फोर्सेस। अच्छा, उस दौर फिर हमारे जो कई जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इन्होंने क्या किया, कई जगह घूम घूम कर फोक टेल्स वगैरह या लेजेंड्स वगैरह कलेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। फोक टेल्स वगैरह बताया ना कि जो भी अलग अलग जगहों पर फेमस स्टोरीज होती है, तो वहाँ से वो स्टोरीज कलेक्ट करके और हर जगह पर फैलाते थे, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह की स्टोरी से एक पर्टिकुलर जगह के लोग मोटिवेट हो रहे हैं, बाकी इससे के लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाएगा, तो ये कहानियाँ हर जगह फैलाई जाने लगी, ठीक है। तो जो लेजेंड अपने जो लीडर्स वगैरह थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ये लोग अलग अलग जगहों पर जाते थे, ठीक है, हर जगह जाते थे और वहाँ पर पता करते थे कि कैसी कैसी फोक स्टोरीज चल रही हैं और वो फोक स्टोरीज से हम सबको कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। तो वैसे ही फोक स्टोरीज का कलेक्शन करना स्टार्ट किया गया और ये सबको कलेक्ट करके मतलब अलग अलग जगह पर जाके सुनाया जाने लगा, ठीक है। फिर ये जो फोक टेल्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था, या लेजेंड्स मतलब समझते ना, वहाँ लेजेंड्स मतलब एक तरह समझो, फोक टेल्स मतलब क्या, कहानियों के फॉर्म में होता है। लेजेंड्स एक बड़ा फिगर है, हिस्टोरिकल फिगर है, उसने हमारे देश के लिए कुछ बड़ा किया है। जैसे गांधी जी आज हमारे लिए एक लेजेंड है, ठीक है, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये सभी लोग हमारे लिए लेजेंड्स हैं आज, क्योंकि इनसे हम इंस्पिरेशंस लेते हैं, राइट। तो वैसे ही जो भी लेजेंड्स उनके पास्ट में थे, वो लेजेंड्स की स्टोरीज वगैरह भी कलेक्ट की जाती थी, और ये संग बाय बार्ड्स। बार्ड्स मतलब क्या है? बार्ड्स मतलब एक तरह के समझो कि प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं या प्रोफेशनल स्टोरी टेलर्स होते हैं। इनका स्टोरी टेलिंग का एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। हम नॉर्मली क्या कहानी सुनाते हैं, अरे हीरो आया, विलन को 2 मुक्का मारा, विलन नीचे गिर गया, फिर विलन उठा, विलन 2 मुक्का मारा, हीरो नीचे गिर गया, ऐसे नहीं। वो लोग स्टोरी एकदम
अच्छे से नरेट करेंगे। तो यहाँ हीरो एंटर हुआ और हीरो ने 2 मुक्का मारा और विलन धराशाही, समझे। तो ऐसे प्रोफेशनली क्या है कि अगर स्टोरीज बताएंगे तो लोगों के ऊपर उसका असर ज़्यादा पड़ता है, राइट। और नॉर्मली ऐसे आप कहानी सुनाओगे तो लोग ये क्या पका रहा है, ठीक है। तो उस तरह से बार्ड्स के थ्रू ये गा के सुनाया जाता था लोगों को। बिलीव्ड टू गिव, अच्छा ये क्या था कि क्यों ये सब किया जाता था, क्यों ये लोग घूम घूम के सारी स्टोरीज इस तरह से कलेक्ट करते थे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि इन लोगों का मानना था कि एक ट्रेडिशनल कल्चर का हमारा पिक्चर जो है वो क्लियरली सबके सामने आएगा, मतलब हमारा पास्ट कितना महान रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आज के लोगों को बता पाएंगे। जो लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, ठीक है, लोगों को उस टाइम पे यही लगता था ना कि हमारे राजा महाराजा सब लड़ते रहते थे, लड़ते मरते रहते थे, इसी का फायदा उठा के अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना लिया और अब हम बर्बाद हैं। तो हम उतनी ही हिस्ट्री को जान पाए, तो हम अपने हिस्ट्री को गाली दे रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए लोगों के अंदर एक नया सेंस क्रिएट करने के लिए कि नहीं आपकी हिस्ट्री यही नहीं, आपकी हिस्ट्री बहुत ही ग्लोरियस रही है, तो वो सारी चीज़ें लाकर लोगों को सुनाने लगे कि लोग मोटिवेट हों, प्राउड फील करें और चीज़ों से जुड़े, समझे। तो इस तरह से ये चीज़ें की जा रही थी। और ये भी बताया गया कि आपकी जो अभी जो आपका कल्चर बर्बाद हुआ है ये आउटसाइड फोर्सेस ने किया, ये ब्रिटिशर्स वगैरह जो आए हैं या दूसरे इन्वेडर्स जो आए हैं उन्होंने ये बर्बादी की है, ठीक है, वरना आपका कल्चर हमेशा से बहुत महान रहा है। ये सेंस लोगों के अंदर जगाने के लिए ये सब की जा रही थी। अब इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन के राइटर, हमारे नेशनल एंथम के राइटर, और बहुत ही फेमस क्या कहूँ मैं इनको, राइटर थे, पोएट थे, सब कुछ थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर भी थे, तो नॉवेलिस्ट, बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, स्टोरीज लिखी हैं, पोइट्रीज लिखी हैं, वगैरह वगैरह जो भी बोलो। तो हाँ, नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। तो ये इन्होंने खुद इस मूवमेंट को लीड किया, ठीक है, जगह जगह जाकर फोक टेल्स को कलेक्ट करना, ठीक है, और उनके अंदर उनको थोड़ा नए तरीके से लोगों के सामने पेश करना, ठीक है। तो रिवाइवल करना मतलब वापस रिवाइवल, और क्या बोलते हैं वो कब्जी अब्जी वाले सब अच्छे से समझते होंगे, है ना, वापस से जान भर देना, रिवाइव कर देना मतलब वापस से जान भरना। तो ये जो फोक टेल्स जो दब चुके थे, खत्म हो चुके थे, एक तरह से मर गए थे, उनको रिवाइव करने का जो मूवमेंट चला था, वापस से जगाने का जो मूवमेंट चला था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत बढ़कर रोल प्ले किया, उन्होंने लीड किया इस मूवमेंट को, ठीक है। अच्छा, इन मद्रास द फोकलोर ऑफ साउथ इन इंडिया, ये एक 4 वॉल्यूम का कलेक्शन था, ठीक है, 4 मोटी मोटी बुक्स का कलेक्शन, बड़ा कलेक्शन था, ठीक है। कहाँ पर बनाया था ये? मद्रास में बना था। किसने बनाया था इसे? नतेशा शास्त्री ने, ठीक है। इन्होंने कई जगहों के, ठीक है, पूरे तमिल, मतलब मद्रास पूरे बड़ा सा प्रोविंस था मद्रास, उस टाइम बड़ा एक प्रोविंस था। आज मद्रास भले चेन्नई हो गया, एक सिटी रह गया है, लेकिन पहले बहुत बड़ा मद्रास, पूरा एरिया मद्रास काउंट होता था। तो वहाँ के अलग अलग इलाकों से उन्होंने बहुत सारे फोक टेल्स वगैरह कलेक्ट करके एक मैसिव, मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन तैयार किया था, जिसमें 4 वॉल्यूम्स थे, ठीक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, समझते हैं ना, ऐसे अलग अलग 4 पार्ट्स के 4 मतलब बुक्स की तरह से बनाया था उन्होंने, जिसका नाम रखा था क्या? फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। पूरे सदर्न इंडिया के फोकलोर्स को उन्होंने बनाया था, जो कि बेसिकली तमिल फोक टेल्स का कलेक्शन था, ठीक है, तमिल लैंग्वेज में फोक टेल्स थे, उनका कलेक्शन था, ठीक है। इनका क्या मानना था? इट वॉज मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपकी रियलिटी क्या है, ठीक है, वो आप इसी से जान पाओगे। किससे? अपने फोक टेल्स से, ठीक है। आपके जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जब आप वो जानोगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। आप उन्हीं के बाद के वंशज हो ना, उन्हीं के वंशज हो, तो जो वो थे वो आप हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो वही चीज़ लोगों को जगाने के लिए, जब वो आप देखोगे कि वो लोग इतने खतरनाक, इतने वीर थे, इतने हीरोज़ थे, जैसे महाराणा प्रताप वगैरह की बात की जाती है तो उनका बताया जाता है भाला पता नहीं कितने किलो का था, हमसे उठेगा भी नहीं। तो ये सब चीज़ें जब जानोगे तो बोलोगे तो हमारे पूर्वज थे, जब ये कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह की फीलिंग थी किसकी? हमारे नतेशा शास्त्री जी की, कि अपना रियल थॉट और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना है तो आपको अपने फोक टेल्स को पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। ओके, स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसी टाइम एक तिरंगा भी बनाया गया था, ठीक है, जिसमें 3 कलर थे। भाई तिरंगा तो 3 ही कलर होंगे, ट्राई कलर, रेड, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। आज वाला फ्लैग है वो नहीं, ठीक है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो नहीं। उस मूवमेंट के दौरान एक फ्लैग बनाया गया था जिसमें 3 कलर थे, कौन से? रेड, ग्रीन और येलो। साथ ही साथ उसमें 8 लोटसेस थे, ठीक है, 8 लोटस थे उसमें, ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस। उस टाइम 8 प्रोविंसेस थे पूरे देश में, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। तो वो 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हुए 8 लोटस बनाए गए थे। हर एक लोटस एक प्रोविंस है, ठीक है, और ये हमारे देश के झंडे में, तो आप उससे कनेक्ट करवाओगे कि हम हर स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बाय 1921 गांधी जी डिजाइन स्वराज फ्लैग।
1921 तक गांधी जी ने भी एक फ्लैग डिजाइन किया था जिसका नाम था स्वराज फ्लैग, ठीक है। उसमें 3 कलर थे, और वो कौन से 3 कलर थे? रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। अब देखो यार, सिर्फ 3 कलर वाले ही झंडे चले हमेशा से, फाइनली भी 3 कलर वाला ही हुआ है ना। तो रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, ये 3 कलर का झंडा बनाया गया था, ठीक है। और उसमें चरखा था, स्पिनिंग व्हील इन सेंटर, उसके बीच में चरखा था। आपने देखा भी होगा कई बार, टीवी वगैरह, पिक्चर वगैरह में देखा होगा आपने, है ना। चरखा क्या बता रहा था? रिप्रेजेंटिंग सेल्फ हेल्प, ठीक है, खुद की मदद करना रिप्रेजेंट करता था चरखा। चरखा क्यों? चरखा बहुत बड़ा सिंबल बना था हमारे आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि गांधी जी ने सबको कहा था स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी के लिए लड़ो। तो स्वदेशी के लिए हमारे पास क्या? हमारे पास थोड़ी ना मशीनें थी, मिल्स थी, हम तो चरखे से ही सूत काट के और कपड़े वगैरह बनाने का काम करते रहे। तो वो चरखा मतलब हर कोई चरखा यूज़ करे और खुद सूत काटे और खुद कपड़े बनाना सीख जाए, ठीक है, हम अपने कपड़े खुद बनाएंगे। तो उसके लिए गांधी जी ने चरखा रखवाया था, जो कि सेल्फ हेल्प रिप्रेजेंट करता था कि हम अपनी खुद की मदद करने के लिए रेडी हैं। अच्छा, फिर इसके बाद और भी, जैसे मैंने बताया, फोक टेल्स वगैरह का काम चल रहा था, तो उससे लोग मोटिवेट हो रहे थे। तो इनको लगा कि हम अपने बाकी और भी जो हिस्ट्री रही है हमारी, जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की कहानी है, जैसे रामचंद्र की कहानी है, श्री कृष्ण की कहानी है, महाभारत से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिल जाती हैं, या और भी जगहों पर आप जाओगे, अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े हमारे पूर्वज तो महाराजा महाराजा, जैसे राजा हरिश्चंद्र है या वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं कुछ ही नाम ले पा रहा हूँ, सबके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, याद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो इतनी सारी हमारे पास्ट की स्टोरीज रही, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड में हमने क्या क्या अचीव किया, पल्लव्स वगैरह वगैरह जो भी था, ठीक है, कैसे कैसे हमने आर्किटेक्चर बनाए हैं, कैसे कैसे देखा होगा आपने कई बार, हिस्टोरिकल चीज़ें ऐसी ऐसी हैं कि देख के दिमाग घूम जाता है यार, कैसे बनाया गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कैसे कैसी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो उन सब के बारे में जब आप लोगों को बताओगे तो लोगों के अंदर एक प्राउड फीलिंग जनरेट होगी अपने हिस्ट्री को लेकर, अपने पास्ट को लेकर। आज आप अगर सिर्फ ये हिस्ट्री पढ़ोगे कि हमारे यहाँ लोग मूवमेंट करने जाते थे, तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई दलित बन के अलग हो जाते थे मूवमेंट से, तो मूवमेंट गिर जाता था, अंग्रेज मारते थे, हम भाग जाते थे, मूवमेंट गिर जाता था। जब ये चीज़ सोचोगे खाली तो नहीं चलेगा, ठीक है। आपको और भी चीज़ें समझनी पड़ेगी, कैसे हमारे देश के लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, कैसे लोगों ने अपनी जानें दी, ठीक है। जब ये सब चीज़ें भी समझोगे, ठीक है, कैसे लोगों ने अपना सुख छोड़ छाड़ कर देश के लिए सब कुछ छोड़ के अपने देश के काम में लग गए, वो समझोगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम क्रैक की थी, ठीक है, और वो अच्छी खासी जॉब करके ज़िंदगी पर कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ के मूवमेंट पे जुड़े, फिर उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज वगैरह में जुड़ गए, ये सब चीज़ें की उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी स्टोरीज हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। गांधी जी ने भी खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान ना देके आज़ादी की लड़ाई में जुड़े रहे, तो इस तरह से मोटिवेशन मिलता है ना। तो इनके लिए इनके पास्ट और पीछे जाकर वहाँ से मोटिवेशन लाया गया। पर एक प्रॉब्लम थी इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ये जो स्टोरीज उठाई जा रही थी, जिसमें अपने हिस्ट्री की प्राउड चीज़ें लाई जा रही थी, वो पूरी हिस्ट्री हिंदू थी, ठीक है। क्योंकि भाई इंडिया में बेसिकली हिंदुइज्म रहा था स्टार्टिंग में, राइट। बाद में फिर इस्लाम आया और फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी वगैरह आई और धीरे धीरे कई रिलीजन स्प्रेड हो गए। लेकिन जो इनिशियल दौर में था ना, तो मोस्टली रिलीजन हिंदू ही था, ठीक है, और भी बुद्धिज्म वगैरह भी था, लेकिन बेसिकली हिंदूज ज़्यादा थे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो जो पास्ट था वो हिंदू पास्ट था, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। हिंदू पास्ट था मतलब सारी स्टोरीज हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हैं। तो जब ये चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाने लगा लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो जो दूसरे रिलीजन के लोग थे उन लोग इन चीज़ों से नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे, वो लोग इन चीज़ों से हट जा रहे थे, ठीक है, कि नहीं मतलब ये क्या है, हमारे रिलीजन को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो खाली हिंदू पास्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो क्योंकि पास्ट की जो स्टोरीज उठाई जा रही थी, भाई पास्ट पूरा हिंदू ही था, तो वहाँ से जो स्टोरीज आएंगी वो हिंदू रिलेटेड ही होंगी, तो वो बात को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम था लोगों के अंदर, ठीक है। तो अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट, थोड़ा सा ये रहा। तो ये सारी बातें रही। कंक्लूजन क्या आता है पूरे चैप्टर का कि देखो मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, हम आपस में लड़े, फिर मिलकर अंग्रेज़ों से भी लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े, अंग्रेज कभी कभी फ़ायदा उठा के हमको आपस में लड़ाते थे, हम लड़े, ठीक है, लेकिन फिर भी जुड़े रहे एक दूसरे के साथ जब तक देश नहीं आज़ाद हो गया। देश आज़ाद हो गया फिर अलग बात है। तो इस तरह से चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और कई लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया, इन प्रॉब्लम्स को दूर किया। तो स्टोरी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती। 1942 में फिर से गांधी जी ने एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से। उसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो वाला नारा दिया गया था और डू और डाई का नारा दिया था गांधी जी ने। गांधी ने कहा था ये मेरा लास्ट मूवमेंट है, ठीक है, इसलिए जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं इस मूवमेंट से जुड़ो, इस बार आर्या पार की लड़ाई होगी, इसलिए डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो, या तो हम आज़ादी पा के रहेंगे या तो हम मर जाएंगे। तो इस तरह का मूवमेंट चला, लेकिन वो मूवमेंट भी बाद में अंग्रेजों ने दबा दिया, ठीक है।
तो चैप्टर में भले आज़ाद नहीं हुए हों, लेकिन आज वाकई में हम आज़ाद हैं। इस आज़ादी के लिए बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। किसी एक या दो जन का नाम लेना नाइंसाफ़ी होगी। मैंने पहले ही कहा था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था चैप्टर में बहुत से लोगों के बारे में नहीं लिखा गया है, ठीक है, जिन्होंने इस तरह से मतलब सत्याग्रह तो नहीं किया, लेकिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं उसके लिए, अपनी फैमिलीज़ को, ठीक है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जानें दी हैं, अपने बीवी और छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर देश के लिए मरते टाइम उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, और कई लोग तो ऐसे थे जिनकी अभी जवानी का टाइम शुरू हुआ था यार, कोई 16, 17, 18 साल के लोग थे। ऐसे लोगों ने मतलब जब जब इंसान सपने देखना शुरू करता है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के, अपनी ज़िंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, उस टाइम पर इन्होंने ये सब छोड़ के, अपने पर्सनल बेनिफिट्स छोड़ के देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में कूद गए, अपनी जानें देते टाइम भी नहीं सोचा। तो बहुत से लोगों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं सिर्फ एक दो लीड हीरोज़ को नहीं मानता, मैं हर किसी की कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस देता हूँ, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप भी इस तरह से समझोगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से जो आज़ादी मिली है, इतने लोगों का खून बहने के बाद जो आज़ादी मिली है, उसकी इज्जत करो। सबसे बड़ी बात, अपने देश की इज्जत करो, ठीक है। तो कई बार लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि नेशनल एंथम बज रहा है तो मैं कैसे खड़ा हो जाऊँ, मैं क्यों खड़ा हो जाऊँ। अगर आप अपने देश के लिए 52 सेकंड नहीं खड़े हो सकते, ठीक है, 52 सेकंड्स नहीं खड़े हो सकते, तो फिर आपसे किसी और चीज़ की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। तो बट ये चीज़ होनी चाहिए यार, देश के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है। तो बस अब ज़्यादा फिलोसफी नहीं झाड़ूंगा, बट दिस इज़ रियली एन इमोशनल मैसेज फ्रॉम मी टूवर्ड्स यू। अगर थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट है तो मेरे लिए मत करो, देश के लिए करो। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म। तुम्हारे हाथ में देश का भविष्य है, जैसा तुम देश को ले जाओगे वैसा ही देश चलेगा, ठीक है। तो इसलिए बार बार कहता हूँ मेरे देश के भविष्य हो। तो मेरा हो गया है आज का पूरा काम, जा रहा हूँ मैं करने थोड़ा सा आराम। आपको नहीं रोकना है अपने पढ़ाई का काम। पढ़ते पढ़ते तकलीफ़ हो, कमर में हो दर्द, तो लगाओ झंडू बाम। बाय, जय हिंद।